हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते देखते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। तो इसका उत्तर कहता है बिहार राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख रूप से गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, घाघरा, महानंदा आदि हैं। ठीक है, बिहार में नदियों के जो प्रमुख रूप कौन से हैं? तो गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, पुनपुन है, घाघरा है, महानंदा है। ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। इनमें अधिकांश नदियों का उपयोग जो है जलमार्ग हेतु किया जाता है। जल मार्ग के रूप में घाघरा नदी के द्वारा खादान, गंडक से लकड़ी, सब्जी, सोन से बालू को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि घाघरा नदी के द्वारा जो है खादान, ठीक है, और गंडक नदी से लकड़ी, सब्जी और सोन से बालू को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया गया है, जिससे विभिन्न राज्यों में सामानों एवं यात्रियों को ढोने का कार्य किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो घाघर नदी के द्वारा जो है खादान आता है, ठीक है, गंडक से लकड़ी, सब्जी आता है, और सोन से जो है यानी सोन नदी से जो है वो बालू आता है, ठीक है, वहाँ से बालू निकाला जाता है। और गंगा नदी में जो है इलाहाबाद से हल्दिया, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है, ठीक है, हल्दिया तक सामानों एवं यात्रियों को ढोने का कार्य किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, ये क्वेश्चन जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछ सकता है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। कहता है वन विनाश के दो मुख्य कारक लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है मानव जाति द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। क्या है? ये सब जो है वन विनाश के मुख्य कारण है। ठीक है, तो कौन सा कारण? तो अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण, ठीक है, विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन, ये जो है मुख्य कारण है किसका? तो वन विनाश का। तो आगे, प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों एवं सड़कों के विकास ने भी वन संपदा को क्षति पहुंचाई है। कौन कौन? तो प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से, ठीक है, प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों व सड़कों के विकास ने भी क्या किया है? वन संपदा को क्षति पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त तेजी से जारी खनन कार्य एवं कृषिगत भूमि का विकास भी वनों के विनाश के कारक है। ठीक है, तो इन्हें जो है आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस बार क्वेश्चन आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इस बार आने की संभावना है। तो कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर है, कहता है फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, क्या रखा जाता है? पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से, ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लगातार कोई भी चीज़ उगाने से जो है, या तो गेहूँ रहे, चावल रहे, मक्का रहे या आलू रहे, लगातार उगाने से क्या होता है? मृदा में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहता है? तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? इससे जो है, इससे तो तिलहन और दलहन से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।
अगला जो क्वेश्चन है कहता है गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कहता है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का विस्तार 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला क्या है? पहला है दामोदर घाटी। पहला कौन सा है? दामोदर घाटी। दूसरा है सोन घाटी। तीसरा है महानदी घाटी। और चौथा जो है वर्धा गोदावरी घाटी। ये सब जो है गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र के नाम हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी ज्योग्राफी चैप्टर में जो है आप लोग जो है ये क्वेश्चन देखे होइएगा या पढ़े भी होइएगा। आप लोग इन्हें याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। कहता है व्यापारिक कृषि, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर क्या है, मतलब जो है क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो क्वेश्चन है इसका अलग अलग भी पूछ देता है। या तो व्यापारिक कृषि अलग कर देगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापारिक कृषि में से आप क्या समझते हैं या क्या है, ठीक है। या निर्वाहक कृषि जो है क्या है, इससे क्या समझते हैं या परिभाषा लिखे। तो दोनों को एक साथ बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तर है कहता है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर। तो पहला में कहता है कि व्यापारिक कृषि होता क्या है। तो देखिए कहते हैं व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि व्यापारिक कृषि कही जाती है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि व्यापारिक कृषि कही जाती है। इस कृषि में अत्याधुनिक कृषि तकनीक, रासायनिक खाद, परिष्कृत बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो व्यापारिक कृषि में। आगे जो है कहता है निर्वाहक कृषि में क्या है, तो परंपरागत तरीकों जैसे हल, बैल, कुदाल आदि की सहायता से की जाने वाली कृषि, जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाहन के लिए किया जाता है। निर्वाहन कृषि कहलाती है। ठीक है, इस कृषि पर जो है जनसंख्या का बोझ अधिक होता है। इस कृषि पर जो है जनसंख्या का क्या होता है, बोझ अधिक होता है एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग लगभग शून्य होता है। क्या होता है? आधुनिक तकनीक का प्रयोग जो है लगभग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन के बारे में आप लोग जानते होइएगा क्योंकि शुरू में पढ़ाया जाता है संसाधन ज्योग्राफी में। तो संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। संसाधन संरक्षण जो है इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर कहता है संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय संसाधन हैं। पृथ्वी पर जो है कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। अतएव संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।